आप में से कुछ लोग होंगे जो मुझे सुनते होंगे और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। आप में से कोई आदमी, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा होगा, लेकिन आपने पहले सुना या नहीं सुना, आपका लिंग क्या है, उम्र क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर यदि आप स्वयं से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से, समाज से और दुनिया से प्रेम करते हैं, थोड़ा सा भी स्वयं का और संसार का भला चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, समझें और समझ आए तो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। हर कोई व्यक्ति अपना भला तो करना ही चाहता है। बहुत होते हैं जो अपने घर परिवार का भला करना चाहते हैं, बहुत होते हैं जो समाज का कल्याण करना चाहते हैं और बहुत होते हैं जो दुनिया का कल्याण करना चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा कर रहा हो जो गलत है, कुछ जानते बूझते और कुछ अनजाने में, तो क्या वो व्यक्ति भला कर पाएगा किसी का? नहीं। संसार का, समाज का, लोगों का भला करने से पहले हमें यह देखना होता है कि कहीं मैं अपने जीवन में ही तो बहुत कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो गलत है। हमें अच्छाई की खोज नहीं करनी है, हमें अपने जीवन से उस बुराई को हटाना है, हिंसा को हटाना है, जो गंदगी है उसको हटाना है, जो गलत है उसे हटाना है। जो सही है वो अपने आप आ जाएगा, अच्छाई अपने आप आती है फिर। और जो स्वयं अच्छा होता है, प्रेमपूर्ण होता है, उससे प्रेम बढ़ता है। और जो स्वयं ईर्ष्यालु है, हिंसक है, उससे ईर्ष्या और हिंसा के अलावा क्या बटेगा? तो आप जैसे होते हो, आपका जीवन, आपका खान पान, आपका रहन सहन, वही आपसे बढ़ता भी है। तो हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह किसी धर्म, संप्रदाय, जाति विशेष को टारगेट करके नहीं करने जा रहे हैं, किसी एक पशु के संबंध में नहीं है, किसी व्यक्ति या लिंग विशेष के संबंध में नहीं है। हम तो प्रत्येक व्यक्ति और जीव के संबंध में बात करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए हम एक जीव को लेकर के चलेंगे और बीच में अन्य की भी बातें करेंगे और समझेंगे। जितना ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे, उतना अधिक आप इस चर्चा से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। हम देखते हैं कि दुनिया भर में आज प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, कहीं पर सूखा पड़ रहा है तो कहीं पर बहुत अधिक बारिश हो गई है तो बाढ़ आ गई है, कहीं पर वर्षा हो ही नहीं रही है तो कहीं पर बहुत अधिक हो रही है और बेटाइम हो रही है, कहीं पर बहुत अधिक गर्मी गिर रही है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड है। इन सब की आप खबरें सुनते होंगे और आप भी अनुभव करते होंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि कई तरह की बीमारियां, वायरस वगैरह आ रहे हैं। हम खबरें सुन रहे हैं कि जंगल काटे जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं, सूरज तप रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जानवरों की प्रजातियां ख़त्म होती जा रही हैं। आपने सुना होगा कि नदियां बिल्कुल सड़ रही हैं, उनका जल बिल्कुल गंदा हो गया है। ये सारी समस्याएं हमारे आसपास हैं। इसके अलावा अनेक तरह की सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे भूखमरी। आज भी हमारे इस भारत देश में ही 18 करोड़ से ज़्यादा लोग रात को भूखे सोते हैं। भारत में लगभग 14% लोगों को खाने लायक खाना नहीं मिलता है, तो भूखमरी बढ़ रही है। कहीं पर पीने के जल की समस्या है और समाज में अनेक तरह की समस्याएं हैं। घर परिवार में लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश हैं, हिंसा हो रही है। आप खबरें सुनते ही हैं कि पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया और पिता ने पुत्री को, और ऐसी अनेक खबरें आती हैं। हम एक खबर सुनते हैं और सहम जाते हैं। समाज में अनेक तरह की समस्याएं हैं और देशों में अभी आप देख ही रहे हैं, यूक्रेन और रसिया, और वो 2 नए भिड़ गए हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं जिनके हमने नाम लिए, और सामाजिक समस्याएं और ऐसी अनेक समस्याएं हैं, हिंसा, बीमारियां, सब। क्या आपको लगता है कि ये सब आसमान से टपक रही हैं? क्या आप इनका स्रोत क्या है वो समझते हैं? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारियां, पैसों की कमी, ये सब आ कहाँ से रही हैं? क्यों आ रही हैं?
इसका कारण क्या है? इस सब के लिए जिम्मेदार हैं कौन? इस सब के लिए जिम्मेदार हैं वो सारे लोग जो मांसाहारी हैं, जो दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाते जा रहे हैं और जो बहुत अधिक भोग करते हैं, भोगवादी हैं। और ये मत कहिएगा कि मेरे अकेले के कारण इतनी समस्या कैसे होगी। हर व्यक्ति यही कहेगा तो ऐसे तो हर व्यक्ति बच निकलेगा। अकेला कोई नहीं है, हम सब मिलकर ये सब कर रहे हैं और एक एक करके ही सबको ठीक होना होगा। तो हम उससे बच नहीं सकते, हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं, इन सारी समस्याओं के लिए। इसके लिए आप किसी नेता को, सरकार को, किसी व्यापारी को, किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो ये सारी समस्याएं जो हमने गिनाई, इनके जो कुछ महत्वपूर्ण कारण थे वो हमने कहा, दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना, मांसाहार करना, भोगवाद और इंसान की बढ़ती आबादी, ये मुख्य कारण हैं। अब हम इनमें से एक मुद्दे को आधार बनाकर बात को समझने का प्रयास करेंगे और अन्य मुद्दों को भी बीच में समझते जाएंगे। हम लेते हैं दूध और मांसाहार को। हम दूध पी लेते हैं, बड़ा अच्छा दिखता है हमें, पर क्या सचमुच हम समझते हैं कि ये जो दूध है ये कहाँ से आया है, इसके पीछे क्या क्या छिपा है, इसके कारण कितनी समस्याएं संसार में चल रही हैं, इस दूध और मांस के कारण कितनी हिंसा हुई है, कितनी बर्बादी हुई है। अगर ये आप समझते होते तो आप दूध नहीं पी रहे होते। इसलिए नहीं कि आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि आप जानते हैं कि दूध के पीछे कितनी बर्बरता, कितनी क्रूरता, कितना विनाश छिपा हुआ है दूध और मांस के पीछे। पर यदि आप इसका सेवन करते हैं, आप में से बहुत लोग होंगे जो मांसाहारी होंगे, शाकाहारी होंगे, वीगन होंगे, चाहे आप कोई भी हैं, पूरी बात को समझिए। क्योंकि अगर आप समझ रहे होते तो आप दूध और मांस का सेवन नहीं कर रहे होते। आपको लगता है कि भैया दूध में क्या गलत है, हमने ऐसा क्या कर दिया, तो चलिए उसको हम समझते हैं। आज की तारीख में दुनिया भर में 70% से ज्यादा लोग मांसाहारी हैं, माने वो मांस का सेवन करते हैं, और 1-2% लोग ही होंगे जो दूध और दूध से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। मतलब 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो दूध और दूध से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, माने किसी न किसी रूप में दूध का कंजम्पशन वो करते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि दूध कहीं आसमान से आएगा नहीं, दूध आता है गाय भैंसों से जिनका इस्तेमाल इंसान करता है। इसी के साथ अगर आप थोड़े से समझदार होंगे, थोड़े से सजग होंगे, थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, तो ये भी आप समझते हैं कि प्राकृतिक रूप से किसी भी जीव की इतनी आबादी नहीं होती है कि आज ये जो 800 करोड़ का ढेर लगा हुआ है जनसंख्या का, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आज दुनिया भर की आबादी जो है वो 800 करोड़ से भी ज्यादा है। ऑनलाइन सर्च करेंगे तो 811 करोड़ प्लस आएगी, वो जो रिकॉर्डेड है। और इसमें भी अकेले भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। तो हमने कहा कि ये जो 800 करोड़ की आबादी है ना, इसमें 90% से ज्यादा लोग दूध और दूध से बनी वस्तुओं का किसी न किसी रूप में उपभोग करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। किंतु दूध आता है गाय और भैंस से, और ये हम समझते हैं कि प्राकृतिक रूप से किसी भी जीव की इतनी संख्या, इतनी आबादी होती ही नहीं है कि वो 800 करोड़ की जनसंख्या की दूध की आवश्यकता को पूरा कर सके। आप जंगल में जाइए तो एनिमल लाइफ साइकिल होती है, फूड चेन सिस्टम होता है प्रकृति में। तो आप ऐसा नहीं पाएंगे कि जंगल में सिर्फ आपको खरगोश ही खरगोश मिल रहे हैं, या हिरन ही हिरन मिल रही हैं, या शेर ही शेर मिल रहे हैं। एक सीमा से अधिक वहां पर उन जीवों की संख्या है नहीं। हालांकि आज तो हम बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं उनको, हम समझेंगे किस तरह से हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा से अधिक उनकी संख्या नहीं है।
उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो 800 करोड़ की जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति कर दे। तो होता क्या है फिर? हम सब दूध और दूध से बनी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। उसके लिए गाय भैंसों को किया जाता है जबरदस्ती पैदा। यहां से शुरू हो गई हिंसा। पहली हिंसा हुई कि हम इंसानों ने अपनी आबादी बहुत बढ़ा ली। पूरी पृथ्वी पर हम छा गए हैं और ये 800 करोड़ की आबादी दूध और दूध से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करती है। उसके लिए जबरन पैदा किया जाता है गायों को। उनके साथ एक क्रूर प्रक्रिया होती है कृत्रिम गर्भधान की, जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा हाथ उस पशु की योनि में, उस गाय उस भैंस की योनि में पीछे से डाल देता है। आप कहते हैं आप पशु प्रेमी हैं, आप अपने जीवन में प्रेमपूर्ण हैं, लेकिन आप जो दूध पीते हैं ना, उसके लिए उस पशु के साथ सीधे सीधे आप कह सकते हो उसका बलात्कार होता है। गांव पर जाओगे तो वहां पर 3-4 लोग उसको पकड़ेंगे, या फिर वो एक सिस्टम होता है जहां बेचारी को जबरन जकड़ दिया जाता है। उसके साथ ये जबरदस्ती हो रही है और ये हर दिन लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में दुनिया भर में हो रहा है। और ये मत कह देना कि भारत में नहीं हो रहा। भारत में हो रहा है और सबसे अधिक भारत में ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से हमने शुरुआत कर दी बर्बादी की। आपको दूध चाहिए ना, इसके लिए पहले तो ज़बरदस्ती उन जानवरों की संख्या बढ़ाई गई, ये दूध के लिए। इसी के साथ जो मांस खाते हैं, कोई गाय का मांस खाता है, कोई भैंस का, कोई सूअर का, कोई बकरे का, कोई मुर्गे का, कोई बतख का। तो इसी तरह से जिन जानवरों का मांस इंसान खाता है और जिनका दूध इंसान पीता है, उनको कृत्रिम रूप से जबरदस्ती पैदा किया जाता है, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। और आज अगर आप देखोगे तो उन जानवरों की संख्या बहुत अधिक है जिनका उपयोग इंसान अपने स्वाद और स्वार्थ के लिए करता है। और वो प्रजातियां जो इनके अलावा हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, हर दिन दर्जनों की संख्या में विलुप्त हो रही हैं। किस कारण? हमारे दूध और मांस के कारण। माने उस सब के जिम्मेदार हम हैं। वो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। और ये रोज कटते हैं, इनका शोषण होता है, उसके जिम्मेदार हम हैं, दूध और मांस खाने पीने वाले। तो अब हमने आज की तारीख में अगर देखो तो सिर्फ भारत में 33 करोड़ से ज़्यादा गाय भैंसे हैं। 33 करोड़ से ज़्यादा गाय भैंसे हैं। ये वो जिनकी काउंटिंग है, और सड़कों पर जो फिरती रहती है उनकी तो बात ही क्या। इसी तरह खरबों में मुर्गे हैं, करोड़ों अरबों में बतख, सूअर और अन्य जीव हैं जिनको इंसान उपयोग करेगा, खाएगा। तो दूध और मांस के लिए कृत्रिम रूप से हमने इन जानवरों को पैदा कर लिया। ठीक, अब पहले तो इनको जबरन पैदा किया, वहां हिंसा हुई, वो गलत है। अब आगे क्या समस्या होती है वो समझो। अब इतने जानवरों को आपने पैदा तो कर लिया, लेकिन इन जानवरों को रखने के लिए जगह चाहिए, इनको खिलाने के लिए अनाज, घास और अन्य चीजें चाहिए, इनको पिलाने के लिए पानी चाहिए। ये सब कहाँ से आएगा? क्योंकि कुछ भी आसमान से तो तुम्हारे लिए उतरता नहीं है, जो है वो जमीन से ही लिया जाता है, पृथ्वी से ही लिया जाता है। इसी की बर्बादी हम करते हैं, इसी का शोषण हम करते हैं। तो इसको समझो। ये आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज होगा तो, कि पृथ्वी का 71% जो हिस्सा है वो तो पानी से ही आच्छादित है, पानी ही पानी है। बचता है हमारे पास 29% हिस्सा। उस 29% में भी एक हिस्सा है जो तो खाली रेगिस्तान की तरह है, बंजर है। एक हिस्सा है जिस पर बर्फ जमा हुआ है, ग्लेशियर। एक हिस्सा है जिस पर जंगल है, और जो बचा कुचा हिस्सा है उस पर इंसान रहता है, जो कि 800 करोड़ है। तो आप समझ पा रहे हैं, 71% हिस्सा तो जल में ही चला गया, बाकी जंगल में और ग्लेशियर में और रेगिस्तान में, बंजर भूमि में। जो थोड़ी जगह है उस पर इंसान रहता था, लेकिन इंसान एक तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? उसके लिए क्या वो जल में रहकर जाकर रह रहा है? नहीं, वो रेगिस्तान में भी नहीं जाकर रह रहा है, बंजर भूमि पर। वो बर्फ पर भी जाकर नहीं रह रहा है,
तो जब इंसान अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है तो एक तरफ तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, संसाधन चाहिए, तो उसके लिए काटा जा रहा है लगातार जंगलों की कटाई चल रही है। दूसरी तरफ ये इंसान दूध और मांसाहार का सेवन करता है, उसके लिए जानवरों को जबरन पैदा किया जाता है, उनकी आबादी बढ़ाई जाती है। तो उन जानवरों को रखने के लिए, उनको पालने के लिए, उनको चराने के लिए ज़मीन चाहिए। वो ज़मीन कहाँ से आएगी? वो ज़मीन आएगी जंगलों को काटकर, जंगलों की सफाई करके। और हर दिन हजारों एकड़ ज़मीन पर से जंगल साफ हो रहे हैं। तो एक तो इनको रखने, पालने, चराने के लिए ज़मीन चाहिए, उसके लिए जंगल कटेंगे। दूसरा, इनको खिलाने के लिए चाहिए। अब ये जो बड़े जानवर है, गाय, भैंस, सुअर, बकरे, ये कितना खाते हैं? गाय भैंस को देखो तो इंसान खाता उसके 15-20 गुना से भी ज़्यादा ये खाते हैं, और पीते भी इतना ही है। तुम कहते हो ना भूखमरी क्यों है, अभी हम समझेंगे, डेटा भी बताऊंगा जितना हो सकेगा। तो जानवरों को रखने के लिए, पालने के लिए, चराने के लिए और इनके लिए अनाज पैदा करने के लिए जंगल काटा जाता है, उसके लिए ज़मीन इस्तेमाल होती है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, आप चौंकोगे। दुनिया भर में जानवरों के लिए जो ज़मीन इस्तेमाल होती है, दुनिया भर में जानवरों के लिए जो ज़मीन इस्तेमाल होती है, उनके रखने के लिए, उनके लिए अनाज पैदा करने के लिए, वो कितनी ज़मीन है पता है? भारत की ही जो ज़मीन है, भारत का जो क्षेत्रफल है, उसके 3 गुना से भी ज़्यादा ज़मीन इस्तेमाल होती है सिर्फ जानवरों के लिए। भारत के क्षेत्रफल के 3 गुने से ज़्यादा ज़मीन इस्तेमाल होती है सिर्फ जानवरों के लिए, और उन जानवरों के लिए जिनको इंसान ने जबरन पैदा किया है। वो पैदा नहीं होते अगर इंसान पैदा नहीं करता, तो जबरन पैदा किया है ताकि वो दूध और मांस और लेदर ले सके। तुम कह रहे हो ना जमीन का रेट बढ़ रहा है, रहने को जगह नहीं है, तो इतनी ज़मीन जानवरों के लिए इस्तेमाल हुई। और इतनी ज़मीन आई कहाँ से? जंगलों को काटकर, और हर दिन काटे जा रहे हैं जंगल। तो एक तरफ तो ज़मीन वहाँ चली गई, दूसरी तरफ जिस जंगल को काटा, हमने सिर्फ उस जंगल को नहीं काटा है बाबा, हमने उस जंगल में रहने वाली न जाने कितनी प्रजातियों को, वनस्पतियों को, जीवों को, कीड़े मकोड़ों को, जो सारे जीव वहाँ पलते थे, बसते थे, जिनका वो घर था, उन सबको ख़त्म कर दिया। हर दिन प्रजातियां दर्जनों में विलुप्त हो जा रही हैं, सदा के लिए वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। ये किया है हमने दूध और मांस और लेदर का इस्तेमाल करके, इनका उपयोग करके, इनको खा पी करके। हमने शुरू में कहा था कि 18 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भी भारत में भूखे सोते हैं। 14% से ज़्यादा लोगों को खाने लायक खाना नहीं मिलता आज। क्यों नहीं मिलता? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जिन जानवरों को इंसान ने, जिनका मांस खाने के लिए, जिनका दूध पीने के लिए इंसान ने पैदा किया है ना, सारा अनाज चला जाता है उधर। अब 2-3 डेटा ध्यान से सुनना, चौंकोगे आप। दुनिया भर में जितनी खेती होती है ना, जितना ज़मीन खेती के लिए इस्तेमाल होती है, जितनी एग्रीकल्चर होती है, उस खेती का 77% जो उत्पादन है, 77% वो चला जाता है उन पशुओं को, उन जीवों को खिलाने के लिए जिनको इंसान ने जबरन पैदा किया है अपने दूध और मांस के लिए। कितना? 77%। ऐसे देखो कि पूरी दुनिया में 100 कुंटल पैदा हो रहा है, तो उसका 77 कुंटल सीधा जानवरों को चला गया खाने के लिए, जिनको काटकर फिर इंसान खाएगा। और आज भी ये जो दुनिया भर में आबादी है 800 करोड़ से ज़्यादा, ये कितना अनाज खाती है? वो जो 23% अनाज बचा है ना, क्योंकि 77 तो जानवरों के लिए चला गया, वो जो 23% अनाज बचा है, सिर्फ उस 23% अनाज में दुनिया भर की आबादी खाना खाती है। उस 23% अनाज पर ये सारी दुनिया पल रही है अभी। और तुम कहते हो कि भुखमरी है, अनाज की कमी है। आते हैं बड़े बड़े मूढ़, ऐसों को मैं बोलता हूँ मूर्ख नंदन घासीराम, 2 रुपये में 250 ग्राम। वो मूढ़ आते हैं और कहते हैं अच्छा, हमने इन जीवों को नहीं खाया, इनका मांस नहीं खाया, इनको मारा नहीं, तो हर जगह कहीं मुर्गे दिखेंगे, मछलियाँ दिखेंगी, गाय भैंसें दिखेंगी,
बकरी बकरे दिखेंगे, सुअर सुअर हो जाएंगे फिर तो, अगर इनको नहीं मार कर खाएंगे तो। पहला तर्क ये देते हैं। तो इसका जवाब यह है कि बाबू, ये जिन जीवों को तुम कह रहे ना कि ये छा जाएंगे, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पैदा हुए हैं, क्योंकि प्रकृति में ये असंतुलन नहीं रहता है। इनको इंसान ने अपने उपयोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने उपभोग के लिए जबरन पैदा किया है। इनके साथ गलत किया है, इनके साथ अन्याय किया है इंसान ने, उसके लिए जिम्मेदार हर इंसान है। तो बाबू ये छाएंगे नहीं, वो तो तुमने इतने पैदा कर दिए हैं, इसलिए तुम कह रहे हो। ये आसमान से नहीं टपके हैं। और दूसरा तर्क कहते हैं, देते हैं कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो जो मांस खाते हैं ना लोग, वो फिर सारा अनाज खाने लग जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे। तो इतना अनाज आएगा कहाँ से? तो सुन लो, जो अभी हमने कहा कि 77% अनाज, खेती का 77% उत्पादन उन जानवरों को खिलाने में चला जाता है जिनको काट करके फिर तुम खाते हो। और ऐसा भी नहीं है कि तुम मांसाहारी हो तो सिर्फ मांस खाते हो भाई, तुम रोटी दाल चावल भी खाते हो, फल सब्जियां भी खाते हो, सिर्फ मांस नहीं खाते हो पूरे दिन तुम। तो तुम्हारा जीवन भी जो पल रहा है ना, वो सिर्फ मांस पर नहीं पल रहा है। लेकिन जितना भी तुम मांस खाते हो ना, उसके कारण ये सारी बर्बादी हो रही है। और अगर इंसान दूध ना पिए तो जबरन गाय भैंसों को पैदा नहीं करना पड़ेगा। इंसान अगर मांस ना खाए तो इतने सारे जानवर जो जबरदस्ती पैदा हुए हैं अप्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से, वो पैदा नहीं करने पड़ेंगे। तो होगा क्या पता है? ये होगा कि अधिकतम 25%, और भी ज़्यादा देखो तो 25 से 30% जो आज खेती होती है ना टोटल दुनिया में, उसका 25 से 30% सिर्फ उत्पादन जो है, सिर्फ उतने में 25-30% उत्पादन में पूरी दुनिया भरपेट खाएगी। एक भी इंसान, एक भी भूखा नहीं रहेगा, हर इंसान का पेट भर जाएगा। इतना अनाज हमारे पास होगा, सिर्फ 25-30% हिस्सा अगर यूज करें तो भी। और फिर होगा क्या? वो जो 65-70% जमीन खाली हो गई, जिस पर अब अनाज उगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अनाज का उतना उपभोग कर ही नहीं रहे कोई, क्योंकि वो अनाज था वो तो जानवरों को खिलाने के लिए जा रहा था। कौन से जानवर? जिनको जबरदस्ती पैदा किया, वो होते ही नहीं पैदा। वो जमीन पूरी खाली हो जाएगी। और हमने कहा था कि दुनिया भर में भारत के क्षेत्रफल के 3 गुने से ज्यादा जमीन पर खेती होती है। इतनी जमीन जानवरों के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो सारी जमीन खाली हो गई। तो अब देखो उसका 65-70% अगर निकालोगे तो कितनी सारी वो जमीन हो जाती है। उस जमीन पर जंगल, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब बस जाएंगे। लेकिन वैसा नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा हो रहा, लगातार जंगल कट रहे हैं। क्यों? हम लोगों की हवस के कारण, हम लोगों के लालच के कारण, हम लोगों के ये जो स्वाद लोलुपता है। और ऐसा नहीं है कि शाकाहार में स्वाद नहीं होता, बस हमको लत लगी हुई है। हम बड़े हिंसक हो गए हैं, इसलिए हम हिंसा छोड़ना नहीं चाह रहे। हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, इसलिए हम ये हिंसा करते हैं दूध के लिए और मांस के लिए। ये सारी जो बर्बादी हो रही ना, भूखमरी, बीमारी, गरीबी, ये सब, इस सब का जिम्मेदार व्यक्ति खुद है। वो व्यक्ति जो मांस और दूध और लेदर इन सब का इस्तेमाल करता है। तो अब बताओ बाबूजी कि कैसे कोई भूखा रहेगा, कैसे ये जानवर सड़कों पर आपको मिलेंगे अगर आप दूध और मांस का इस्तेमाल करना बंद कर दें तो। इसी का दूसरा जो डेटा है उसको सुनिए। अगर टन में सुने अनाज का डेटा, तो वो जानवर जिनको इंसान ने पैदा किया है दूध के लिए और मांस के लिए जबरदस्ती, उन जानवरों को हर साल 460 मिलियन टन से अधिक अनाज खिलाया जाता है। वो जानवर जिनको जबरन पैदा किया है दूध और मांस के लिए, वो होते ही नहीं, पर इंसान ने जबरदस्ती पैदा किया कृत्रिम रूप से, उनको हर साल 460 मिलियन टन अनाज खिलाया जाता है। और पता है इंसान कितना खाता है हर साल? ये जो सारी आबादी है ना 800 करोड़ की भी, ये भी कितना खाती है? ये खाती है 40 मिलियन टन अनाज।
और इसमें मांसाहारी भी शामिल हैं, जो सिर्फ मांस नहीं शाकाहार भी खाते हैं। तो दुनिया में ये जो आबादी दिख रही है, जो लोग अनाज खाते भी हैं, वो एक साल में 40 मिलियन टन लगभग अनाज खाते हैं। और वो सारे जानवर जो जबरदस्ती पैदा किए गए हैं सिर्फ दूध और मांस के लिए, उनको हर साल खिला दिया जाता है 460 मिलियन टन। माने कि अगर इंसान इन जानवरों को जबरदस्ती पैदा ना करे तो एक साल में इंसान उन जानवरों को कितना अनाज खिलाता है? उतना अनाज जितना इंसान 19 साल तक भी खाए तो ख़त्म ना हो। माने सारे इंसान 19 साल में जितना अनाज खाते हैं उतना अनाज एक साल में उन जानवरों को खिला दिया जाता है, जो जबरदस्ती ही पैदा किए गए हैं। ये व्यर्थ का खर्चा है जो इंसान ने जबरन पैदा कर लिया है। अब बताओ, अगर हम ये सारी मूर्खता छोड़ दे तो क्या कोई भूखा रहेगा? गरीबी भी इसी कारण है, और अनेक तरह की बीमारियों का पैदा होने का कारण भी यही है, अनेक तरह की प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी यही है। उसको हम अभी से समझ रहे हैं, अभी और समझेंगे। हमने कहा कि ये सारा जो अनाज होता है, ये सारे जो जानवर होते हैं, इनको पालने के लिए, खिलाने के लिए ज़मीन चाहिए। वो आती है जंगल काट के। ठीक, एक तरफ हम जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं और हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हमारी संख्या जनसंख्या के साथ साथ और बढ़ती जा रही है। ठीक, दूसरी तरफ जंगल होते हैं, पेड़ होते हैं, वो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता, कंज्यूम करता है, सोख लेता है, लेकिन हम उसकी भी आबादी घटाते जा रहे हैं। तो एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, दूसरी तरफ उसका जो कंजम्पशन करता वो पेड़, हमने उन पेड़ों को काट डाला। तो ये वातावरण को और अधिक गर्म करती है। सूर्य का तापमान पेड़ों के कारण नॉर्मल रहता है, लेकिन हम कम कर रहे हैं तो ऊपर से सूर्य भी गर्म कर रहा है वातावरण को। ठीक, एक तरफ हम बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जंगल कट रहे हैं तो और बढ़ रहा है क्योंकि सोख नहीं पा रहा है कोई। तीसरी तरफ सूरज ज़्यादा गर्म हो रहा है क्योंकि पेड़ कम है, ठंडक कम है पृथ्वी पर, उस हिस्से में जहां हम रहते हैं। और हम जबरन पैदा कर रहे हैं जानवरों को, और जानवरों, गाय भैंसों खासकर, इनके अंदर से निकलती है जहरीली गैसें, जिनमें मीथेन भी है। वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना अधिक जहरीली होती है और हर दिन बहुत अधिक निकलती है उन जानवरों से जिनको जबरन पैदा किया गया। इस सब के कारण पूरा वातावरण गर्म हो रहा है। देख रहे हो ना, गर्मी कितनी बढ़ रही है। और इस सब के कारण प्रकृति की जो जलवायु है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हमने शुरू में बात की थी, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं सूखा, तो कहीं बहुत अधिक पानी, कहीं वायरस, कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, ये सब आ रहे हैं। और हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि पृथ्वी का एक हिस्सा है जिस पर बहुत बर्फ जमा हुआ है, और जब सूरज गर्म होगा तो बर्फ का क्या होगा? बर्फ पिघलेगा, और बर्फ पिघलेगा तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो नदियों और समंदर में जाएगा, और नदियों और समंदर में जाएगा तो क्या आएंगी? बाढ़ और सुनामी आएंगी। तो उनके आसपास बसे जो गांव हैं, शहर हैं, वो डूबेंगे उसमें, क्योंकि पानी आसमान में थोड़ी ना उड़ जाएगा पूरा, वो बहकर इनमें आएगा, नदियों में, समंदर में। तो सारी जगह खाली करनी पड़ेंगी, और हो रही हैं कई जगह। देखो जाकर, खबरें आती रहती हैं कभी कभी, क्योंकि वो भी पूरी दिखाते नहीं हैं। तो कितनी बर्बादी होगी, कितना नुकसान होगा हर तरह का, जान माल, धन संपत्ति, प्रकृति, सबका। और वो जो वहाँ पर बसे थे, जो बचे होंगे, वो आएंगे सेंट्रल में, भारत के हैं तो सेंट्रल इंडिया में आएंगे, जहाँ पर वो अभी पानी नहीं पहुँचा, वहाँ घुसेंगे, वहाँ आबादी बढ़ेगी। और जब ऐसी तबाही होती है तो सरकार का सारा ध्यान, सारे संसाधन कहाँ चले जाते हैं? उस बर्बादी को सुधारने में। फिर नया डेवलपमेंट कैसे होगा? जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर संसाधन कैसे पहुँचेंगे? तो समस्याएं फिर बढ़ेंगी, और बढ़ती ही जा रही हैं और बढ़ती ही जाएंगी। और ये ग्लेशियर क्यों पिघले, ये बाढ़ और ये सुनामी क्यों आई, ये घर खाली क्यों हुए, इतना नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि हमें दूध चाहिए, हमें मांस चाहिए, और हमें हमारी संख्या बढ़ानी है। क्योंकि इन्हीं के कारण जंगल कटे, इन्हीं के कारण मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, इन्हीं के कारण जानवरों को जबरन पैदा किया गया, और इन्हीं के कारण सूरज भी गर्म हुआ, इन्हीं के कारण फिर ग्लेशियर पिघले, और इन्हीं से फिर सुनामी और बाढ़ और अनेक तरह की प्राकृतिक आपदाएं आई। तो इस सब के लिए जिम्मेदार कौन हुआ? हम लोग।
हमारा दूध, हमारा मांस, हमारी बढ़ती आबादी, हमारा भोगवाद। बाढ़ आ गई, प्राकृतिक आपदाएं आ गई, घर टूट गया, हम तो गरीब हैं, कैसे बनाए? गरीब घर टूटा ही क्यों? इतनी बीमारियां आई कहाँ से? इनके लिए तो पैसा चाहिए ना, बीमारी के लिए, घर के लिए। ये बीमारियां और ये घर टूटते क्यों हैं? तुम्हारा घर बना ही क्यों नहीं? क्योंकि सारा संसाधन गलत दिशा में हम लगा रहे हैं ना। आज किसी को कैंसर हो रहा है तो भले वो नशा नहीं कर रहा, लेकिन वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है, वायु, जल, भोजन, सब, सब्जियां, फल, कि व्यक्ति यूं ही अंदर न जाने कितनी बीमारियों को उसका शरीर पैदा कर लेता है। तो ये हमने वातावरण को इतना गंदा कर दिया ना कि जिसके कारण बीमारियां होती है और उसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो फिर हम कहते हैं हम गरीब हैं। और हमने पानी की तो अभी बात ही नहीं की है। अब ये जो जानवर को हम जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं ना दूध और मांस के लिए, अब पानी पर क्या असर पड़ रहा है वो देखो। क्योंकि उनके कारण जल, वायु, पर्यावरण, प्रकृति, सब कुछ, नदियां, वदियां सब बर्बाद हो रही हैं। तो जिन जानवरों को हम पैदा करते हैं, आपको भी पता है जो बड़े जानवर हैं वो हमसे कितना अधिक पानी पीते हैं। तो पहले तो उन जानवरों को पिलाने के लिए, उनको पालने के लिए, और उनको नहलाया भी जाता होगा, सफाई थोड़ी बहुत तो रखी जाती होगी, साफ सफाई। वो गंदगी कितनी करते हैं, तो उसके साफ सफाई के लिए जल चाहिए रेगुलर, बहुत अधिक। उनको पिलाने के लिए बहुत अधिक चाहिए। फिर उन जानवरों को जो अनाज खिलाया जाता है, उस अनाज को पैदा करने के लिए जल चाहिए। और कितना अधिक जल उसमें चाहिए वो हमने कहा कि 77% खेती तो उनके लिए ही की जा रही है। मतलब जो जल इस्तेमाल होता है खेती में, उत्पादन में, उसका 77% हिस्सा तो जानवरों के लिए इस्तेमाल चला जाता है। इतना अनाज। किसान कहता है अरे हमारी फसल में पानी नहीं बिकता, हमारे पास नदियों में पानी नहीं होता। जो पानी तुम तक पहुंचता वो तो वहां चला गया ना, जानवरों के लिए खेती करने में। तो इनको पिलाने के लिए, इनकी साफ सफाई के लिए, इनके लिए अनाज पैदा करने के लिए, और जब इनको ये बूढ़ी हो जाती हैं, इनका मांस काटा जाता है, तो उस मांस को धोने, उस खून को पोंछने, साफ करने के लिए भी जल चाहिए होता है। और भरपूर, बहुत अधिक जल की यहाँ पर बर्बादी होती है। और हम फिर कहते हैं कि पीने का जल नहीं मिलता लोगों को। जो पीने लायक जल था उसकी बर्बादी तो हम इस तरह से करते हैं। जबरदस्ती का जो खर्चा हमने खड़ा किया है दूध और मांस के लिए, और जनसंख्या बढ़ा करके उसमें चला जा रहा। कैसे तुम भूखमरे ना रहो, कैसे जल की कमी ना हो। और सिर्फ यहीं तक नहीं होता है, जाओ थोड़े घूमने बाहर निकलो तो नदियां तुम्हें दिखेंगी, तो तुम पाओगे कि नदियां सड़ रही हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हम बढ़ गए हैं बहुत सारे, तो हम बहुत गंदगी फैलाते हैं। दूसरी तरफ इन जानवरों को, हमने कहा ना इतने सारे, इनको रोज पैदा किया जाता है, इनको काटा जाता है और फिर इनको धोया जाता है, इनका रक्त धोया जाता है, अनेक तरह के केमिकल इस्तेमाल होते हैं, और वो सारा गंदा और केमिकल युक्त जल बहा दिया जाता है नदियों में। तो नदियां भी सड़ रही हैं, नदियां भी गंदी हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। और इसके कारण उन नदियों में, समंदर में रहने वाले जो जीव हैं वो करोड़ों अरबों की संख्या में हर साल मरते हैं। वो विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि जल गंदा होता जा रहा है। तो नदियां सड़ा दी हमने। ये मत कहना कि सरकार कुछ नहीं करती। क्या करे सरकार? क्या प्रधानमंत्री, क्या कोई मुख्यमंत्री वो खा रहा है क्या सब अकेला? कोई व्यापारी है तो क्या वो खुद खाता है? अभी चल रहा है वो एक जंगल का मुद्दा, वो लोग लड़ तो रहे हैं, तुम क्यों नहीं लड़ रहे जाकर? जो हसदेव जंगल है तुम क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई स्वार्थ ही नहीं है वहां पर, तो तुम नहीं जा रहे। तो जो लोग लड़ भी रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनका स्वार्थ है वहां पर, वो रहते हैं, वो बसे हुए हैं वहां पर, उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। नहीं तो जैसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको भी नहीं पड़ता अगर उनके पास दूसरी सुविधाएं और विकल्प होते तो। पर इसके लिए कोई कहे अडानी, तो कोई कहे सरकार ऐसी। सरकार क्या करे, अडानी क्या करे? किसके लिए वो जंगल काटा जा रहा है? कोयले के लिए। कोयला छिपा है ज़मीन के अंदर, और कोयला चाहिए क्यों? बिजली के लिए। और बिजली इस्तेमाल कौन करता है और किसके लिए की जाती है? इंसान ही तो कर रहा है ना। इंसान की इतनी संख्या बढ़ गई है कि बिजली उसको चाहिए, और इतना वो भोग करता है तो उसके लिए कंपनियां खड़ी करनी पड़ती है, उनमें बिजली लगती है।
तो किसी एक व्यक्ति, व्यापारी को, राजनेता, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते आप। इसके लिए आम इंसान ही जिम्मेदार है, वो खुद जिम्मेदार है। हमें लगता है हम घर में थोड़ी सी बिजली बचा लेंगे, थोड़ा सा पानी बचा लेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। अरे भैया, ये जो घर में हम बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं ना, ये कुल बिजली और जल के उपयोग का 3-4-5% से ज़्यादा है ही नहीं। कितना भी बचा लो, जो मेन मुद्दे हैं वो है हमारा दूध, हमारा मांसाहार, हमारा भोगवाद, हमारी बढ़ती जनसंख्या। सिर्फ 3 से 4% जल ही घरों में इस्तेमाल होता है और 70 से 75% पानी कहाँ इस्तेमाल होता है? अनाज के उत्पादन में। और इतना सारा जल अनाज उत्पादन में क्यों? क्योंकि हमने एक तरफ अपनी आबादी बहुत बढ़ा ली और दूसरी तरफ ज़बरदस्ती जानवरों को, पशुओं को पैदा कर लिया है खाने के लिए, उनसे दूध लेने के लिए, उनका मांस खाने के लिए। तो उनके लिए अनाज चाहिए, उस अनाज में जाता है 70 से 75% जल। तो तुम घर में कितना ही बचा लो, 3-4% से ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा और सारा तो बचा नहीं पाओगे। तो जो असली मुद्दा है, हम जो दूध पीते हैं उससे दूर हटो, जो मांसाहार करते हो उससे दूर हटो। ये कोई रिपोर्ट NITI करके कुछ है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 2030 के बाद भारत की 40% आबादी ऐसी होगी जिसको पीने लायक जल नहीं मिलेगा। 2030 तक 40% आबादी पीने लायक जल नहीं पाएगी। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा दूध पीना, हमारा मांसाहार, हमारी बढ़ती जनसंख्या, हमारा भोगवाद। हमको बहुत चाहिए और कुछ भी आसमान से नहीं उतर रहा है। हम इस पृथ्वी को नर्क बना रहे हैं। हमने नदियां बर्बाद कर दी, हमने जंगल काट डाले, हमने प्रजातियों को ख़त्म कर डाला और लगातार करते जा रहे हैं। हमने CO2 और मीथेन बहुत अधिक बढ़ा दी, हमने सब खत्म कर डाला। हम बहुत हिंसक हो गए, हमारे अंदर न प्रेम बचा, न करुणा, न संवेदनशीलता। हम शोषण पे शोषण किए जा रहे हैं जीवों का। 1 लीटर दूध जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसके लिए 1000 लीटर पानी लगा है। अब 1 लीटर में सीधे सीधे 1000 लीटर आपको दिखेगा नहीं। यही तो हमारी समस्या है कि हम समझते कुछ नहीं। वो 1 लीटर दूध कहाँ से आया? उस जानवर से। उस जानवर को खिलाने पिलाने में पानी लगा ना, और वो जो अनाज पैदा किया उसने खाया, उसमें पानी लगा ना। तो जहाँ जहाँ पानी इस्तेमाल हुआ उस दूध को बनने तक की पूरी प्रक्रिया में, तो आंकड़ों के अनुसार कहा जा रहा है कि 1000 लीटर से भी ज़्यादा पानी यूज़ होता है 1 लीटर दूध के लिए। और दूसरी तरफ हमें लगता है कि हम 2-4 पेड़ लगा देंगे तो बहुत काम हो गया। भाई ये सब कुछ नहीं है, ये सब मूर्खता है। इतने से कुछ नहीं होगा, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो वो सब मूर्खता नहीं करनी है जिससे जंगल कट रहे हैं, बढ़ती आबादी, जबरन पैदा करना। और हमें इस सब के लिए बस यही करना है कि इसमें हिस्सेदार नहीं बनना है। आंकड़ा ध्यान से सुनना, एक आदमी, एक इंसान 1 साल में 60 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, छोड़ता है वातावरण में। और एक पेड़, एवरेज आयु हम उसकी मान रहे हैं 40 साल, तो एक पेड़ पूरे 40 साल में, माने अपने पूरे जीवन में लगभग सिर्फ 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है। इसका अर्थ हुआ कि एक इंसान 1 साल में 60 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ता है, उसको ही सोखने के लिए 60 पेड़ चाहिए जो कि 40 साल तक जीवित रह सकें। तो वो उस 60 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर पाएंगे। और अगर इसे साल भर का करके देखें तो एक इंसान 1 साल में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको सोखने के लिए 2400 पेड़ चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस साल के कार्बन डाइऑक्साइड इसी साल कंज्यूम कर ली जाए ताकि वातावरण गर्म ना हो। और अगर एक इंसान मान लेते हैं कि 60 साल जिए, और आज तो 60 साल से भी ज़्यादा इंसान की एवरेज लाइफ हो गई है, तो एक इंसान यदि 60 साल जीता है तो एक इंसान, सिर्फ एक इंसान अपना पूरा जीवन एक सही वातावरण में, सही पर्यावरण में जी सके, उसके लिए उसे चाहिए 1,44,000 पेड़ कम से कम। क्या हम हर व्यक्ति 1,44,000 पेड़ लगाता है? नहीं, बल्कि हम तो लगातार इतने काट रहे हैं, इससे ज़्यादा काट रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए इतने ही पेड़ कट रहे हैं लगातार।
तो एक भी बच्चा पैदा करने का अर्थ है कि आपको अब 1,44,000 पेड़ों की आवश्यकता पड़ गई है, अगर वो 60 साल भी जीता है तो। और उसके अलावा अन्य वो भोग करता है, संसाधन इस्तेमाल करता है, उन सब का तो अलग ही मामला है। तो आज की तारीख में बच्चे पैदा करना एक पाप से कम नहीं है, क्योंकि हर पैदा होने वाले बच्चे के कारण प्रकृति और अधिक नरक में जा रही है, जल रही है, सड़ रही है। और इंसानों को, और ये जो बातें बता रहा हूँ ये यूं ही नहीं बता रहा हूँ, ये सारे डेटा हैं, आप खोजें, जानें, पढ़ें तो आपको सब मिलेगा, कुछ आपको दिखाए भी जा रहे हैं। और डेटा के अकॉर्डिंग ही अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 75% से ज़्यादा बीमारियां इंसानों को जानवर से आ रही हैं। जानवरों से कैसे? हम उनसे जो कुछ भी खाते पीते हैं उसके कारण। अरे इंसान होकर के जानवर का दूध पियोगे तो बीमारियां होंगी तो नहीं तो क्या होगा? इंसान होकर मांस खाते हो जानवर का, तुम्हारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, शरीर के लिए वो ठीक भी नहीं है, फिर भी खाते हो तो बीमारियां होंगी नहीं तो क्या होगा? और शाकाहारी को भी बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि हमने जानवरों को पैदा कर करके कितनी सारी आपदाएं, कितनी सारी समस्याएं पैदा कर ली, उसके कारण तो बीमारियां आ रही है ना। वातावरण गंदा कर लिया, वायु गंदी कर ली, जल गंदा कर लिया, पर्यावरण गंदा कर लिया, जंगल काट डाले, नदियां बर्बाद कर डाली, तो इन सब के कारण प्रदूषण फैलेगा ही, अनेक तरह की समस्याएं, बीमारियां पैदा होंगी ही। और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? वो सारे जानवर जिनको हमने जबरदस्ती पैदा किया है। और असली जिम्मेदार हम हैं। कौन? जो दूध पीता है, जो मांस खाता है, जो लेदर इस्तेमाल करता है, जो भोगवादी है, जो जनसंख्या बढ़ा रहा है। जिस जानवर को काटा जाता है ना, गाय को, भैंस को, उसका 25 से 30% उसका जो हिस्सा है वो वेस्ट निकलता है उसके शरीर के अंदर की चर्बी, बहुत सारी चीजें। वो वेस्ट कहाँ जाता होगा? इतने जानवर आज भारत में ही हमने कहा 33 करोड़ से ज्यादा गाय भैंसे हैं, वो जो इनकी काउंटिंग है, जिनका रिकॉर्ड है, और इनके शरीर का 25% इनके शरीर से वेस्ट निकलता है, वो जाता है नदियों में, जमीन पर, तो वो जमीन को बर्बाद करता है, नदियों को बर्बाद करता है। आज देश भर में ही 3,600 से ज्यादा लीगल कसाई खाने हैं, बूचड़ खाने हैं, स्लॉटर हाउसेस हैं, और 32,000 से भी ज्यादा गैर कानूनी हैं। और ये जो जगह जगह दुकानें लगी हैं बाजारों में, इनकी तो गिनती ही नहीं है, इतने हैं। और पता है कितने जानवर हर साल हम लोगों के कारण हम लोग मार देते हैं मांस और दूध के लिए? हम 8 अरब लोग हैं, माने 800 करोड़ लोग। हम लोग मिलकर 8,000 करोड़ से भी ज्यादा जानवरों को हर साल मार देते हैं, उनको जिनका रिकॉर्ड होता है फैक्ट्रियों के अंदर, कंपनियों के अंदर। 8,000 करोड़, कल्पना कर सकते हो, जितने आप हो उसके 10 गुने से ज्यादा। और इन सबको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, इनको पालने के लिए जल, जंगल, वायु, अनाज सब इस्तेमाल हुआ, सबकी बर्बादी हुई है। और ये जबरन पैदा किए गए हैं, इनकी आवश्यकता नहीं थी, ये अपने आप नहीं आए हैं। और सबसे ज़्यादा मुर्गियां काटी जाती हैं, 7,200 करोड़ से ज़्यादा हर साल, और बढ़ती ही जा रही हैं। 300 करोड़ से ज़्यादा बतख काट दी जाती हैं साल भर में, 100 करोड़ से ज़्यादा सूअर काट दिए जाते हैं, और ऐसे ही अन्य भेड़, बकरियां, गाय, भैंसे, और मछली तो देख लो, उनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। करोड़ों की संख्या में अकेले भारत में सबसे ज़्यादा गाय भैंसे काटी जा रही हैं। और ये सब क्यों कट रहा है? हम इंसानों के कारण। हम दूध पीते हैं, हम मांस खाते हैं, और ये हमने कहा सब क्यों पैदा किए गए हैं? दूध के लिए और मांस के लिए, और हमारी बढ़ती जनसंख्या के लिए। हम राक्षस हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये दूध और मांस की डिमांड से शुरुआत हुई थी। अब दूध के लिए और क्या क्या होता है वो देखिए। दूध की हमने मांग की, और दूध से बनी वस्तुओं की, वो आता है गाय भैंसों से। उसके लिए इनको जबरदस्ती पैदा किया जाता है, और बेचारी उस गाय को, भैंस को जबरन प्रेग्नेंट किया जाता है। क्रूर हिंसा उसके साथ की जाती है, जैसे बलात्कार किया जा रहा है किसी का। अब इंसान को कोई छू दे तो हम उसको जेल भेज देते हैं, और बेचारे इनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है और कोई सजा नहीं। और वो सारे लोग जो गाय को माता कहते हैं, वो भी ये सब करते हैं।
दूध के लिए। माता कह रहे हैं और माता की योनि में हाथ डाल रहे हैं ताकि उससे दूध छीना जा सके, और ये गौ भक्त हैं। फिर क्या होता है, अब गाय ने बछड़ा जना होगा, पर बछड़े तो नर भी हो सकते हैं, मादा भी हो सकता है। जो मादा बछड़ा है वो तो बड़ा होकर अपनी माँ की तरह वही मशीनी प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएगा, उससे भी दूध लिया जाएगा। लेकिन जो नर बछड़ा है उसका क्या बेचारे का, आज तो उसका कोई उपयोग नहीं। उसको अगर बड़ा करके मांस के लिए भी अगर उसको बड़ा करे, उसको खिलाए पिलाए, तो हमने कहा, अभी हमने बात की कि उसको खिलाने पिलाने में, पालने में बहुत खर्चे होते हैं। अब जितना खर्चा हो जाएगा उतना उसके सिर्फ मांस को बेच करके उतना पैसा नहीं आएगा। इसलिए होता यह है ज़्यादातर कि उसको बचपन में ही कसाई खाने भेज दिया जाता है, काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, उसका नरम नरम मांस खा लिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ये नर बछड़ा है, इसका उपयोग नहीं, तो बेचारा मारा गया, हर दिन हमारे कारण मरा है। ये मरा इसलिए नहीं है कि पैदा हुआ था, ये मरा इसलिए क्योंकि हमने दूध मांगा, इसलिए तो वो पैदा किया गया ना, जबरदस्ती। फिर उसकी जो खाल थी उससे लेदर के प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो कंपनी लेदर बेचकर कमा लेती है, पहले दूध बेचकर कमा लेती है, फिर मांस बेचकर और लेदर बेचकर कमा लेती है। सिर्फ दूध के लिए, सिर्फ मांस के लिए अगर पैदा करे तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, तो एक तरफ तो दूध से कमा के अपना खर्चा कम कर लेती है, एक तरफ से मांस से बेचकर प्रॉफिट कमा लेती है, लेदर बेचकर प्रॉफिट कमा लेती है। और बचा वो मादा बछड़ा, तो अब मादा बछड़ा को भी वो दूध नहीं पिलाया जाता है, क्योंकि अगर मादा बछड़ा को दूध पिला दिया तो हम क्या पिएंगे। हम जो दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आएंगे। अगर उस बछड़े को ही दूध पिला दिया तो उस मादा बछड़े को दूध नहीं पिलाया जाता। ये देखो, गाय के थनों में तो मशीनें लगा दी जाती हैं, सारा दूध निचोड़ लिया जाता है और उस बछड़े को अपनी माँ से बचपन में ही दूर कर दिया जाता है, और उसको कुछ ऐसा खाने पीने को दे दिया जाता है जो सस्ता होता है, दूध नहीं होता है, दूध जैसा दिखने वाली चीज़ें होती है पर सस्ती होती है, जिसमें इतना पोषण नहीं होता है, ताकि इस बच्चे को जिंदा रखा जा सके, ताकि ये जब बड़ा हो तब इससे भी वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा इसकी माँ के साथ हुआ। तो नर बछड़े को तो मार दिया गया क्योंकि वो किसी काम का नहीं था, मादा को उसकी माँ का दूध तक नहीं पीने दिया। अब सोचो, मेरी माँ हो और उसका मेरे हिस्से का दूध किसी और ने छीन लिया हो ज़बरदस्ती, मशीनें लगाकर और बेच दिया हो, अपने स्वाद और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर लिया हो, तो मेरी माँ को और मुझे कैसा लगेगा। आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा हो, आपके साथ अगर ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको। पर हम ये करते हैं, हम दूध पीते हैं ना, उसके कारण ये होता है, चाहे आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। बलात्कार तो होता ही है ना, जबरन तो पैदा किया ही जाता है ना। गांव पर भी एक खूंटे से छोड़कर दूसरे खूंटे से नहीं बांधा जाता है क्या। जिंदगी भर वो बंधी रहती है एक जगह, थोड़ी सी जगह में। वो जानवर जो उड़ने के लिए है उसको हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, जो खुला घूमने के लिए है उसको हम कैद कर देते हैं और ज़बरदस्ती पैदा करते हैं। क्या हम ये गलत नहीं कर सके इन सब के साथ? क्योंकि हमको चाहिए दूध, दूध से बनी चीज़ें, चॉकलेट, आइसक्रीम, पनीर, छाछ, दही। अरे भैया ज़्यादा ही चाहिए, नहीं छूट रहा तो दूसरी चीज़ों से, सोयाबीन से, मूंगफली से ज़्यादा अमीर हो तो क्योंकि होंगे तुम, पैसा खर्च करते हो ना, मांस तो बड़ा महंगा आता है, तो काजू बादाम इनका दूध बनता है वो बना लो, नारियल का दूध बनता है वो बना लो, और सस्ता चाहिए तो सोयाबीन और मूंगफली का बना लो, उससे चीज़ें बना लो। पर हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो हिंसा करनी है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है ना, करुणा नहीं है। हम तो कहते हैं अच्छा हम क्या खाएंगे, हमें उस जीव की जान जा रही, उससे कोई परवाह ही नहीं। हम तो कह रहे हैं हमारा क्या होगा, हम ऐसे हैं। ये दर्शाती है कि हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं बचा, कोई करुणा नहीं। हमने इसीलिए बात की थी शुरू में कि सारे घर के कलह क्लेश इसीलिए खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हमें प्रेम बचा नहीं ना। हम हिंसा कर रहे हैं अपने खाने में, पीने में, हम लेदर के कपड़े पहनते हैं, हम पहनने में हिंसा कर रहे हैं, हम मांस खाते हैं, खाने में हिंसा कर रहे हैं, हम दूध पीते हैं, हम दूध में हिंसा कर रहे हैं, पीने में हिंसा कर रहे हैं। इसीलिए हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में, हमारे घरों में हिंसा है, इसीलिए समाज में हिंसा है, इसीलिए शोषण होता है एक दूसरे का, क्योंकि हमने प्रेम खत्म ही कर दिया अपने अंदर। हमने उस संवेदनशीलता को पूरी तरह मिटा ही दिया हिंसा कर करके। इसीलिए दो देशों में युद्ध हो रहा है। वो दो देशों में जो युद्ध हो रहा है वो हमारे घर से, हमारे जीवन से शुरू हुआ है, हमारे से शुरू हुआ है। फिर इस गाय को बेचारी को केमिकल और कई तरह की दवाएं, इंजेक्शन ठोक ठोक करके इतना इसको ऐसा कर दिया कि बेचारी खड़ी तक नहीं रह पाती, बैठ ही नहीं पाती। उसका बाड़ा इतना बड़ा हो जाता है जिसमें दूध दूध भरा रहता है। जो दूध तुम पीते हो ना उसमें अनेक तरह के केमिकल, रसायन होते हैं।
हमने कहा था 75% से अधिक बीमारियां जानवरों से आती है, तो वो यहाँ से आती हैं, क्योंकि इनको केमिकल्स, दवाओं, इंजेक्शन, इन सब के द्वारा जबरन जल्दी जल्दी इनका मांस बढ़ाया जाता है और इनके दूध की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, मात्रा बढ़ाई जाती है। और बेचारी ये गाय 8, 9, 10, 12 साल जब तक भी दूध देने लायक होती है, तब तक ये फैक्ट्रियों के अंदर ऐसे बिल्कुल कैद होकर के रहती है। मशीनों से दूध निचोड़ लिया जाता है। इसका नर बछड़ा होता है तो उसको कसाई खाने भेज दिया जाता है, मादा बछड़ा होता है तो उसको इससे दूर कर दिया जाता है, दूध नहीं दिया जाता है। और अंत में जब ये बेचारी गाय भैंसे बूढ़ी हो जाती, जो कि पुरानी वाली आज बूढ़ी हो गई, जो और ज़्यादा पुरानी थी वो कल बूढ़ी हो गई होगी, और जो अभी कम बूढ़ी है वो कल बूढ़ी हो जाएगी। माने हर दिन पुरानी वाली तो बूढ़ी होती जा रही है। तो जब ये बूढ़ी हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती, तो इनका मांस काट के भी बेच दिया जाता है, चमड़ा बेच दिया जाता है, लेदर बेच दिया जाता है, हड्डियाँ बेच दी जाती हैं, सब कुछ इस्तेमाल कर लिया जाता है। सड़कों पर बेचारी फिरती रहती हैं और बड़े गो भक्त आते हैं। इतने बड़े भक्त हो तो जो फिर रहे हैं सबको अपने घर में पालो ना। घर में तो तुम उनको पालते हो जिनसे तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति होती है, वो भी जब काम की नहीं रहती है तो भगा देते हो। तो हमारा दूध, हमारा मांस, हमारी बढ़ती जनसंख्या, हमारा भोगवाद, ये नदियों को बर्बाद कर रहा है, जीवों के साथ हिंसा कर रहा है, हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रेम, करुणा और अहिंसा को, संवेदनशीलता को ख़त्म कर रहा है, कलह क्लेश को पैदा कर रहा है, हिंसा को पैदा कर रहा है समाज में, वायु को प्रदूषित कर रहा है, प्राकृतिक आपदाओं को पैदा कर रहा है, जंगलों को ख़त्म कर रहा है, उसमें बसने वाली प्रजातियों को विलुप्त कर रहा है, गरीबी, भूखमरी और बीमारियों को बढ़ा रहा है। ये सूरज को इतना गर्म कर रहा है, तापमान को बढ़ा रहा है, कहीं पर इसके कारण बाढ़ आ रही है तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर जंगलों में आग लग रही है। ये सब का कारण है हमारा दूध, हमारा मांसाहार, हमारी बढ़ती जनसंख्या, हमारा भोगवाद। आप सबसे निवेदन है कि इसमें भागीदार ना बने, इसके बारे में और अधिक जानें और जीवन में इस सब से बाहर आएं। यदि स्वयं से थोड़ा भी प्रेम है तो, यदि समाज से, परिवार से, दुनिया से थोड़ा भी प्रेम है, यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी प्रेम है तो जानने के बाद भी इन सबको नज़रअंदाज मत करो। साथ ही जीवों पर जो हम शोषण करते हैं, अपने लिए उनको पिंजरे में कैद करते हैं, हम जू जाते हैं वहाँ पैसे देना बंद करो, इनको कैद करना बंद करो, इनको आज़ाद करो। बेचारा जंगल का राजा शेर है, उसको हम सर्कस में नचाते हैं अपनी उंगली पर, क्या वो इसलिए पैदा हुआ था? जू हम जाते हैं, पिंजरों में कैद होते हैं बेचारे, क्या वो इसलिए पैदा हुए थे? हम सर्कस जाते हैं, हमें खूब मज़ा आता है, उस जीव से पूछो उसका क्या हालत है। बंदर को एक आएगा, मनोरंजन दिखाएगा, रास्ते पर नचाएगा, हम खूब हंसते हैं, खुश होते हैं। उस बंदर से पूछो बेचारा, क्या वो इसलिए था? वो पेड़ों पर उछलने कूदने के लिए था। वो पक्षी जिसे आपने कैद कर लिया वो आसमान में उड़ने के लिए था। जिस मोर का पंख आप बड़े खुश होकर अपने बच्चे के सर पे लगा देते हैं, उसको कन्हैया बना देते हैं, उस मोर से जाकर पूछो, वो जिंदा था, उससे यूं ही लोच लिए गए सारे पंख और दर्द से तड़प रहा था सिर्फ तुम्हारे कारण। तो जीवों के से मिलने वाली जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, उनके माध्यम से जो मनोरंजन होता है, उसमें हिस्सेदार मत बनो, मत करो उनका शोषण, मत छीनो उनकी आज़ादी, उनको मुक्त जीने दो, उनको जबरन पैदा मत करो। मत कहो कि हम नहीं पालेंगे तो उनका क्या होगा। जंगल में रहने वाले जीवों को तुम नहीं पालने जाते, वो खुद रह लेते हैं। मत इनको जबरन पैदा करो, और जो हैं उनके साथ प्रेमपूर्ण रहो, उनको मुक्त करो, उनको आज़ाद रखो। धर्म के नाम पर इनकी बलि मत दो। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर थोड़ा भी प्रेम है तो इनके साथ हिंसा करना बंद करो। जितना हो सके, जैसे हो सके, दूध, मांसाहार, इनको तो तुरंत त्यागो, अपने जीवन से हटाओ। जनसंख्या वृद्धि में हिस्सेदार मत बनो। एक आधे बच्चे बहुत हैं, हम 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 पैदा कर ले रहे हैं। कोई कहता है कि वो तो प्रकृति के हिसाब से हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि वो तो अल्लाह की, भगवान की, ईश्वर की देन है। ये सब मूर्खता है, बाज आओ इस मूर्खता से। प्रोटीन के नाम पर जीवों को मारना बंद करो। बहुत बॉडी बिल्डर और एथलीट है, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लोग हैं जो नहीं करते मांसाहार, नहीं पीते दूध, फिर भी स्वस्थ हैं और मजबूत हैं।
चैंपियन है। तो हमारे सारे बहाने मूर्खता है, कुतर्क है, मत करो ये से। बाकी आगे तो आपका चुनाव है। इंसान होने का अर्थ ही है कि आप चुन सकते हैं। अगर आप में प्रेम है तो प्रेम चुने, करुणा है तो करुणा चुने। यदि आप मुक्त हैं तो आज़ाद करें उनको भी। और यदि आप में हिंसा ही है, शोषण ही है, तो आपको वो सब करने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये तो आपका चुनाव है। आपको चुनना है कि आप क्या करना चाहते हैं। जानते बूझते ये सब गलत करना चाहते हैं, इसके हिस्से बनना चाहते हैं, या प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने खाने में देखो कि क्या खा रहे हो। देखो, थोड़ी बहुत तो हिंसा होगी अगर जिंदा है तो। प्रकृति ने जैसा बनाया उसके अनुसार शेर मांस खाता है, वो मांस के अलावा और कुछ खा नहीं सकता। इंसान को भोजन, फल, सब्जी, अनाज दिए हैं, हम वो खा सकते हैं। उसमें भी हिंसा होती है, लेकिन हम 100% ख़त्म नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि जिसको ख़त्म किया जा सकता है, जिस हिंसा को रोका जा सकता है उसको भी न रोकें। 100% नहीं कर सकते, लेकिन जिसको ख़त्म कर सकते हैं, जिस हिंसा को रोक सकते हैं, वो तो करें ना हम। जो ज़बरदस्ती हो रही है उसको तो हम ना करें। बाकी आगे हम देखेंगे जितना अधिक होगा, पर जो सामने है, प्रत्यक्ष है, कम से कम उसमें तो हम भागीदार ना बने। तो प्रेम को चुने, करुणा को चुने, आज़ादी को चुने। एक दिन मिट्टी में मिल जाना, राख हो जाना इस शरीर को, इसके लिए, इसके स्वाद के लिए, इसकी वासनाओं के लिए और थोड़े से स्वार्थ के लिए क्या ऐसा हिंसक जीवन जीना। क्योंकि जब आप किसी जीव पर हिंसा करते हैं ना, तब आपके अंदर प्रेम नहीं बचता है। आपके अंदर वो जो संवेदनशीलता थी, किसी का दुख दर्द समझ पाने की, वो नहीं बचती है। इसीलिए तो हम फिर दूसरे पर हिंसा कर पाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े, समाज में हिंसा कर पाते हैं। वो इसीलिए आती है क्योंकि हम अपने भोजन में हिंसा करते हैं, हम जो पीते हैं उसमें हिंसा करते हैं, हम जो पहनते हैं, चमड़े की हम जैकेट, लेदर की जैकेट पहन लेते हैं। भैया वो लेदर जैकेट नहीं है, वो चमड़ा है, किसी जीव की खाल है। उस जैकेट के लिए उस जीव की हत्या हुई है। तो देखो तो क्या पहन रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो, इन पर ध्यान दो। बाकी आगे आपका चुनाव है। आप कितने सजग हैं, संवेदनशील हैं, कितने प्रेमपूर्ण हैं, कितने भले इंसान हैं, उसी के अनुसार आप चुनाव करेंगे। अब देख लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक सुना तो और समझा तो। धन्यवाद।